नमो बुद्धा, जय भीम। आपने सनी देओल की फिल्म का एक डायलॉग सुना होगा, तारीख तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हालांकि इससे पहले जो सुनवाई हुई राम मंदिर पर डे टू डे हियरिंग हुई, वहीं महाबौद्धि महाविहार के मुक्ति आंदोलन के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, वहाँ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिल रही है। हमारे साथ हैं बनते विनय रतन जी, उनसे बात करेंगे। बनते विनयचार्य जी, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ। बनते जी, सुप्रीम कोर्ट में आज तारीख थी, क्या हुआ? बौद्ध समाज लंबे समय से बार बार यही सोच के आता है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय का मंदिर है और एक ना एक दिन हमें भी न्याय मिलेगा। पर हर बार की तरह इस बार फिर हमें एक निराशा मिली है कि हमारी डेट को आगे बढ़ा दिया गया, अक्टूबर महीने में पहुंचाया है। तो जो निराशा है, तो इसका भी एक मायने है कि हमें कहीं ना कहीं इस देश में लोकतंत्र में जो न्यायपालिका है वो किस तरह से न्याय कर रही है। अगर सुनवाई हो, सुनवाई में कुछ डिस्कशन हो, हमारे वकील साहब को सुना जाए, उनकी बात सुनी जाए, हमारी पीड़ा को सुना जाए, बौद्ध समाज की भावनाओं को सुना जाए, और सुनने के बाद शायद वो अगर सुप्रीम कोर्ट एक आगे की डेट रखे कि आगे हम भी और डेट रखते हैं, तो एक संतुष्टि मिलती है। पर सुनने से पहले डेट आ जाना, ये एक बड़ी निराशाजनक बात हो जाती है कि हमें सुना भी नहीं गया, हमारी भावना को भी नहीं समझा गया और उससे पहले हमें एक डेट दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट में एक बार तो भावना के आधार पर, आस्था के आधार पर फैसला दे दिया जाता है और आप एविडेंस भी दे रहे हैं, फिर भी सुप्रीम कोर्ट सुन नहीं रहा। भावना के आधार पे जो फैसला दिया राम मंदिर का, और पूरे देश में, मुझे लगता है कि पूरे विश्व में इस चीज़ की एक आलोचना भी की गई कि सुप्रीम कोर्ट जहां पूरे विश्व के अंदर कोई भी न्यायालय होता है वो एविडेंस के आधार पे, गवाहों के आधार पे फैसले देता है, पर ये पहला ऐसा फैसला, ऐसा जजमेंट आएगा जो भावनाओं के आधार पे दिया गया। तो हम तो एविडेंस भी करें, भावना भी, हमारे साथ दोनों चीज़ें जुड़ी हुई है और दोनों चीज़ों के साथ साथ भारत की अस्मिता जुड़ी हुई है। केवल एक समाज की नहीं है, एक बौद्ध धर्म के मानने वालों की नहीं है, भारत की अस्मिता है। और भारत की अस्मिता क्यों है? क्योंकि जो महाबोधि महाविहार है वो वर्ल्ड हेरिटेज है, तो पूरे भारत की अस्मिता होगी और पूरे विश्व की अस्मिता हो गई है कि अगर उसके साथ कोई अतिक्रमण करेगा या उसके शिक्षाओं के साथ या उसके ऐतिहासिक सिंबॉलिक के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा, ये तो कहीं ना कहीं उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ है और ये लगातार होता रहा है। और जहाँ पर बिहार गवर्नमेंट और भारत की सरकार मौन है, उन दो सरकार तो मौन है ही है, सुप्रीम कोर्ट भी मौन ही है। सुप्रीम कोर्ट भी सुन नहीं रहा कि जो वर्ल्ड हेरिटेज है वो इतना बड़ा विहार है, पूरे बौद्ध के साथ साथ पूरे एशिया के बौद्धों की आस्था का और भावनाओं का धार्मिक स्थल है, उस पर तो इनको जल्द से जल्द फैसला देना चाहिए। आम आदमी कहता है मैं कोर्ट में देख लूँगा, तो अब कोर्ट में भी निराशा हो रही है, कहीं ना कहीं सवाल भी उठ रहे हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं। मैं सोचता हूँ निराशा नहीं है, थोड़ी भी अगर हमें एक हौसला है, मुझे लगता है कि हमें एकजुट होने की और समय मिल रहा है। हो सकता है हम लोग 10 लोग लग रहे हैं, कोर्ट चाह रहा है कि 100 लोग मिलके आ जाओ, कोर्ट सोच रहा है कि 1000 लोग आ जाए, 10,000 लोग आ जाए। मुझे लगता है इस उद्देश्य से मुझे देश में हमें जो भारत के अंदर जो करोड़ों बुद्धिस्ट है, शायद इसी भावना से वो एकजुट भी हो जाएगी और हो भी रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे पता चलता जा रहा है, लोगों की भावनाएं आ रही है, उनके जज्बात जाग रहे हैं कि हमारा भी एक हिस्टोरिकल, एक धार्मिक प्लेस है, वो अभी तक ब्राह्मणों के कब्जे में है, सरकार के कब्जे में है, उससे मुक्त कराना चाहिए। हम इस देश के नागरिक हैं, हमें भी अधिकार मिलना चाहिए धार्मिक पूरे देश से लोग उम्मीद करके आते हैं, एक तारीख लगती है 3 महीने की, 2.5 महीने की, आते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट बिना सुने कह देता है अगली तारीख, अगली तारीख। ये तो कहीं का तो भाई ये तारीख है, ठीक है, हमारे वकील साहब है, वकील साहब भी इस पे केस को लड़ रहे हैं और वकील साहब बेहतर बताएंगे कि क्या डिस्कशन चल रहा है जज के बीच में और क्या हमारे केस की प्रोसेसिंग चल रही है। मुझे लगता है वकील साहब को, हम जो यहाँ लड़ रहे हैं, वो बेहतर इस चीज़ को जानेंगे कि तारीख क्यों लगाई जा रही बार बार। वकील साहब काफ़ी दमे से इंतजार कर रहा है बहुत समाज, लेकिन कुछ हाथ नहीं लग रहा। देखो, ये 2012 से ये केस की सुनवाई होना था, लेकिन 2012 से बनते सुरई ससाई के नेतृत्व में ये पहले सुप्रीम कोर्ट में आया था। उसके बाद में कुछ इंटरवेंशन भी एप्लीकेशंस उसमें ऐड हो गए थे।
और बाद में 2025 को जैसा ही 12 फरवरी का जो बोध गया में बंते जी के सब नेतृत्व में जो आंदोलन शुरू हुआ था पूरे भारत में, उसका भी प्रभाव जो है वो सर्वोच्च न्यायालय पे हो गया था। और उस टाइम 2025 का मई में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अभी जिसको भी जितना सबमिट करना है, जिसको इंटरवेंशन करना है, जिसको रीट पिटिशन ऐड करना है, जिसको जो कहना है भारत के सभी बौद्धों का अपना अपना अगर कहना है तो कह दो। हम लोग इसके बाद में नॉन स्टॉप हियरिंग करके हम लोग फाइनल हियरिंग करके उसका जजमेंट देंगे करके। फिर भी उस टाइम हमारे चीफ जस्टिस भी उसके बाद बन गए थे, तो हम लोगों की आशा बहुत बढ़ गई थी कि अभी हम लोग ने 2 महीने में मैं एडवोकेट दिलीप काकड़े हम लोग ने रीट पिटिशन 5 लोगों ने डाला था धम्म संहिता एक्शन कमेटी के माध्यम से, और महाबोधि सोसाइटी का रीट पिटिशन आ गया था, बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया का रीट पिटिशन आया है। ऐसे 5-6 रीट पिटिशन आया और 20 से ज़्यादा इंटरवेंशन एप्लीकेशन है। अभी ये सबको सुनना है। तो 28 अप्रैल को जब डेट पड़ी, 1 साल में डेट हो गई, 25 साल में भी 28 अप्रैल में जो डेट हो गई, उसी डेट में भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने कहा था कि अभी नेक्स्ट डेट में जो है हम नॉन स्टॉप हियरिंग करके फाइनल हियरिंग के लिए रखा था। लेकिन आज जब हमारा आइटम नंबर 26 था सुप्रीम कोर्ट में, और हम लोग पूरी तैयारी के साथ सब लोग आए थे, लेकिन उसमें ऐसा डिबेट हो गया कि 9 जजेस का बेंच जो शबरीमला का है उनका हियरिंग हुआ है। लास्ट टाइम भी हमारी डेट आगे इसलिए गई थी कि उनका 2 दिन हियरिंग चल रहा था, तो उनका और ये टेम्पल का ही इश्यू है और हमारा भी टेम्पल का ही इश्यू है ऐसा कहना था। और कुछ सामने के एडवोकेट ने भी ऐसा कह दिया कि ये टेम्पल का इश्यू है, तो ये जो हियरिंग हुआ है उसका जजमेंट आने दो, क्योंकि मैटर बहुत सी चीज़ें सेम रहेगी, क्योंकि आर्टिकल 25-26 के अंदर में हम भी लड़ रहे वो भी मैटर टेम्पल का आता है। तो ये दोनों भी उसका रिज़ल्ट आएगा तो हमारे रिज़ल्ट के लिए उसका बेसिस रहेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने भी कहा कि ठीक है करके कि तो समवेयर इन अक्टूबर फर्स्ट वीक हम लोग ये 9 जजेस का बेंच का है, तो बड़ा बेंच बैठा था शबरीमला के लिए। शबरीमला का तो केस हमारे बात का है, लेकिन उसका पहला हियरिंग होकर उसका जजमेंट भी हो रहा है, और उस जजमेंट के आधार पर हमारी सुनवाई, हमारा जजमेंट होने का ऐसा आज बात किया है। इसी हियरिंग नहीं है, लंच टाइम में लंच हो रहा था, आइटम नंबर 24 का हियरिंग चल रहा था, और उसी टाइम लंच टाइम हो गया था, तो लंच के लिए जाते थे तब सब लोग हम लोग के आइटम नंबर 26 हमारा क्या होगा और इसका क्या होगा। तो फिर कोई बोला कि ये शबरीमला का जजमेंट आने के बाद अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा, तो ऑनरेबल जज ने ये कहा कि समवेयर इन अक्टूबर शबरीमला का जजमेंट भी हो जाएगा, और उसके बाद में महाबोधि महाविहार का जो है वो सुनवाई करके हम लोग उस बेसिस पे निर्णय करेंगे कैसे। इतना ही सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ है। तो आपको लगता है कि नेक्स्ट जो डेट होगी उससे डेली सुनवाई होगी? हमको तो हमेशा हर डेट को लगता है कि आज हमारी होगी, आज हमारी होगी। और सुप्रीम कोर्ट की जो है, सुप्रीम कोर्ट में जो भी आता है सबकी हालत ऐसी ही है, सबकी हालत ऐसी है। 15 साल से, 20 साल से, 10 साल से, यह हमारी इस देश की जुडिशियल की ये सिस्टम है। सब परेशान है कि 10 साल से कोई लड़ रहा है, 20 साल से कोई लड़ रहा है, 15 साल से कोई लड़ रहा है। हम भी इतने साल से तो हम भी परेशान हैं। हमको भी लगता है कि हर डेट में ये होना चाहिए, क्योंकि 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार सभी भारतीय बौद्ध संस्था को कहा कि जिसको जो सबमिट करना है सबमिट करो, तो बहुत लोगों ने सबमिट भी किया है। अब अभी भी कोई सबमिट भी कर रहा है, कोई रिट पिटिशन भी डाल रहा है। जब तक निर्णय नहीं आता है तब तक रिट पिटिशन अभी आते रहेंगे कि जिसको इच्छा है और जिसके पास कुछ फाइनेंशियल पोजीशन है वो रिट पिटिशन डाल सकता है, उसको भी वेलकम है। जिस तरह से युवाओं का आंदोलन हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं इस तरह के आंदोलन की सुप्रीम कोर्ट उम्मीद कर रहा हो तब फैसला दे? नहीं, युवाओं का आंदोलन का और हमारा इशू एकदम अलग है, उससे उसका कोई मतलब नहीं। और आज ओपनली सुप्रीम कोर्ट में ये बोल दिया कि सबरीमला का जो टेम्पल इशू है उसका हम लोग जजमेंट देने वाले हैं। 9 जजेस का बड़ा बेंच था, वो बेंच में उसकी सुनवाई हुई है, तो उसका जजमेंट होगा। तो वही आर्टिकल हम लोग ने भी आर्टिकल 26 के अंदर हमारा भी आता है करके, तो वो बेसिस पकड़ के हमारी सुनवाई होने के बाद क्या निर्णय आता है वो उसके बाद है। लेकिन उसके बेसिस पे कोई संदर्भ सभी पार्टी सामने वाले भी अभी ये बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और वहाँ सामने भी बहुत पार्टी खड़ी है ना। जब तक सुनवाई नहीं तय होती है तब तक कितनी पार्टी खड़ी है ये किसी को भी पता नहीं चलता है। जब तक एक भी हियरिंग होगी तो कितनी पार्टी आई है और सबका, क्योंकि ये एक्सचेंज अभी तक आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना से अभी तक दिया नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टे से क्या है अभी तक किसी को पता नहीं है। तो
कोर्ट में कभी भी तारीख भी हो सकती है और कितना भी लंबा खिंच सकता है, और अगर ये हो गया तो जल्दी भी हो सकता है। ये तो हम लोग नहीं बोलते, हम लोग ये बोलते कि हम लोग इस तारीख को जाने वाला, अभी फाइनल सुनवाई होने वाली, सुनवाई भी शुरू होगी तो भी एक सुनवाई में या एक तारीख में नहीं होगा, उसके लिए 2-4, क्योंकि हमारे भी 20-25 इंटरवेंशन कम से कम सुनवाई तो हो, शुरू तो हो। हम वही अपेक्षा करते हैं कि कम से कम सुनवाई तो हो, लेकिन जो कोर्ट की प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को तो कोई चैलेंज नहीं करता। बाबा साहब ने ये सब सिस्टम बनाया है तो उसके लिए तो हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं ना, उसको तो रिस्पेक्ट ही करना पड़ेगा, सम्मान ही करना पड़ेगा हमको। वकील साहब, आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट डेट से वकील साहब उम्मीद कर रहे हैं कि डे टू डे हियरिंग होगी, आपको लगता है क्या? देखिए, सबसे पहले तो एक पेंडेंसी जो हमारे केसेस की है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो स्टेट हाई कोर्ट्स हो या सुप्रीम कोर्ट हो, बहुत ज़्यादा है। इसी के संदर्भ में अभी कुछ दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट जजेस की नियुक्ति और भी होंगी, जो 38 अभी जजेस हो जाएंगे ऑनरेबल जस्टिस, एंड नए कोर्ट रूम्स बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जो है हियरिंग्स और जल्दी होंगी और बेहतरी से निर्णय आ पाएंगे, जल्दी से आ पाएंगे, क्योंकि एक लीगल सेइंग होती है, डिलेड जस्टिस इज़ डिनाइड जस्टिस। तो जस्टिस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑनरेबल जस्टिस ने बोला है कि बहुत ज़रूरी है कि जस्टिस मिले और सही टाइम पे मिले, राइट। और जब हमारा जो मुद्दा जैसे बोध गया का है, ये आपको समझना पड़ेगा कि हर कोई, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे एक साधारण व्यक्ति हो, हर कोई ये बोलता है कि भारत जो है एक बुद्ध की धरती है। उसका कहने का मतलब ये है कि बुद्ध यहीं से बने थे। तो यहाँ पर जिस तरीके से नालंदा के अंदर जो चीज़ें हुई, इतिहास उसको मतलब अभी तक याद रखता है। उसके बाद हमारे पास जितनी भी महत्वपूर्ण जगहें बची हैं जहाँ से बुद्ध को कनेक्ट किया जाता है या उनकी टीचिंग्स को, उनकी प्रीचिंग्स को हम लोग लेते हैं, उनको संरक्षण मिले और कोई और दल, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या किसी भी समुदाय के हों, वो उस पर किसी भी तरीके से नाजायज़ उसके ऊपर कब्ज़ा ना करें या फिर उनको, क्योंकि समझना होगा कि देखिए बुद्ध जो धर्म है या वो बुद्ध धम्मा है, विच इज़ द वे ऑफ लिविंग। होता क्या है कि जितने भी हमारे भंते जी हैं या फिर हमारे जितने भी उनके जो कहते हैं कि उनको फॉलो करते हैं बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी को, वो मेडिटेशन की तरफ जाते हैं, वो शांति प्रिय की तरफ जाते हैं, एंटी कास्ट मूवमेंट की तरफ जाते हैं। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था कि सबने सारे धर्मों को एनालाइज करने के बाद बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को लिया। तो ये जिम्मेदारी आज की डेट में इंस्टीट्यूशंस की बन जाती है कि किस तरीके से जो इतनी भी कम्युनिटीज़ हैं वो सिक्योर फील करें, खासकर जो आइडियोलॉजिकल बेसिस पे। धर्म अंधी भक्ति नहीं होती है बुद्ध धर्म के अंदर। जो समझ पाता है वो अपने आचरण में लेकर आता है हर चीज़ें, तभी आगे वो फॉलो हो पाती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मैं लंदन में रहा 2-3 साल, फिर उसके बाद मैं यूएस में भी रहा। एक टीचिंग जो हर जगह जाती है, हर घर के अंदर मैंने बुद्धिज़्म की टीचिंग्स देखे, बुद्धिज़्म के हमने फ़ोटोज़, छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स देखे। मतलब जिस तरीके से बुद्धिज़्म बड़ा है देश विदेशों में, हर किसी के घर में, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उनके घरों में बड़ा है। तो हमें समझना पड़ेगा कि जिनकी आस्था बुद्धिज़्म से जुड़ रही है, उसकी आस्था ये भी बन रही है वो कहाँ से शुरू हुआ था। इसलिए बोध गया जैसी जो जगह हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, वो एक सेक्रेड प्लेस हो जाती है। लेकिन वहाँ तो जो चंदे का खेल हो रहा है ना, जो दुनिया से चंदा आ रहा है, ऐसे तो बहुत सारे हिंदू टेम्पल हैं, वो पड़े हैं, खंडर पड़े हैं, उनमें आस्था कर लें, लेकिन वहाँ चंदा आ रहा है, इसलिए हिंदू धर्म के लोग वहाँ बैठे हुए कह रहे हैं कि वो तो हमारे 10वें अवतार है। देखिए, होता क्या है ना, आप ये देखें कि हमारे जैसे भंते जी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ इस बात पे, भंते जी ने एक रैली करी थी यूएस के अंदर। यूएस एक मतलब वहाँ पे यहाँ के मुकाबले बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, उसके बाद भी काफ़ी किलोमीटर तक पैदल चले सारे भंते जी, जो कि वहाँ पर मात्रा कम है भारत के मुकाबले। और हमारे यहाँ भी जैसे बोध गया के अंदर भंते विज्ञान और एग्जैक्टली कुत्ता भी था, एग्जैक्टली कुत्ता था, वो बहुत किलोमीटर तक उनके साथ रहा। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो लेवल ऑफ प्रोटेस्ट होता है बहुत शालीनता से होता है। हमारा अधिकार सिर्फ इतना ही होता है बुद्धिज़्म के अंदर कि ये हमारी सेक्रेड प्लेसेस है, उनकी रक्षा हो, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू हो और न्यायालयों के थ्रू हो, इसकी बस रक्षा हो। कभी भी आप देखेंगे कि मतलब ज़बरदस्ती किसी को बुद्धिज़्म की तरफ नहीं ले जाया जा सकता है। जो बुद्ध की कहते हैं ना, बुद्ध की जो छाया में आता है, वो कि बोध ट्री के निरीक्षण के अंदर आता है, उसका मतलब है कि आप उनको ग्रहण करते हैं। तो उन आस्थाओं को आप कैसे कंट्रोल करेंगे, उसकी वैलिडिटी को आप कैसे बचा के रखेंगे, उसका तरीका यही है कि इस तरह के सेक्रेड प्लेसेस को, उन प्रिलिमिनरीज को हम लोग संभाल के रखें। और आशा यही है कि जल्दी से जल्दी फैसला आए और जिससे सभी जितने भी लोग देश विदेशों से जो इन केसेस के ऊपर जो नज़र बनाए हुए हैं, उनको एक थोड़ी सी तसल्ली